बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमसी का जो एनएमडी कैट 2021 का सिलेबस अनाउंस हुआ है उसके मुताबिक आपके 10 सवाल जो हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के आपके पेपर में एमसीक्यू बेस्ड शामिल होंगे। उन्होंने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी दिए हैं अपने सिलेबस में। वो जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह। तो चलें आगाज़ करते हैं। सबसे पहला पार्ट उन्होंने दिया क्रिटिकल थिंकिंग का। क्रिटिकल थिंकिंग वो कह रहे हैं कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा पेपर में, वो आपने रीड करना है। उसके बाद उस पैराग्राफ के नीचे एक सवाल होगा, उसी पैराग्राफ में से वो पूछेंगे और आपने उन ऑप्शंस को देख के जो बेस्ट ऑप्शन आपको पैराग्राफ के मुताबिक सूट करेगी वो आपने बतानी है। यानी आपने उस पैराग्राफ से ढूंढना है कि क्या सच है, क्या झूठ है, या क्या आपके पास डाटा है सफिशिएंट कि आप उसको सच या झूठ। यानी आपने पैराग्राफ पढ़कर जवाब देना है जो भी आपको लगे कि सही बेस्ट ऑप्शन बन रहा है उस पैराग्राफ के मुताबिक। सैम्पल क्वेश्चन जो उन्होंने दिया है वो ये है कि अहमद की कंपनी, अहमद एक लड़का है, उसकी एक कंपनी है, वो पिछले 5 साल से बहुत सक्सेसफुल कामयाब जा रही है। रिपोर्टेड प्रॉफिट्स हैव बीन राइजिंग ईच ईयर। हर साल उसके जो मुनाफा है वो बढ़ रहा है। अगले साल उसका मुनाफा पिछले साल से ज़्यादा होता है। 2018 उसका सबसे ज़्यादा बेहतरीन साल रहा है। इसको मनाने के लिए, इस खुशी को, उसने अपने स्टाफ को 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना दिया। अब देखो इन सारी बातों से हमें क्या पता चल रहा है कि वो कामयाब था, 5 साल से उसकी कंपनी कामयाब थी। ज़ाहिर बात है उसके पास पैसा आ रहा है, मुनाफा उसका बढ़ रहा है और उसने 5 स्टार में खाना खिलाया। इसका मतलब यही है कि वो अफोर्ड करता था 5 स्टार को, अमीर है अच्छा खासा। ऑप्शंस देखो, पहला ऑप्शन तो है अहमद इज़ रिच। ठीक है, हमें समझ आ गई, ये मैच कर रहा है बिल्कुल। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। अहमद का स्टाफ खुश है। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अहमद स्टाफ आर हैप्पी। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इस पैराग्राफ में स्टाफ के बारे में कुछ भी, कि वो हैप्पी है या उससे नाराज़ है। अब कुछ जो हैं आप में से वो ये कहेंगे कि देखो उसने 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खिलाया तो जाहिर सी बात है स्टाफ उसका खुश होगा। नहीं, हमने ज़्यादा डीप नहीं जाना। हमें जो पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी है हमने उसी के मुताबिक ऑप्शन को देखना है। अगर अहमद का स्टाफ, अगर आपके सेंस में जाएँ भी तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा आगे डिटेल फिर बन सकती है। वो तो मैं भी अपने से बना सकता हूँ कि अहमद का स्टाफ नाराज़ है उससे, तभी उसने उनको खाना खिलाया कि वो ताकि मेरे से खुश हो जाएं। यानी इसकी पैराग्राफ में हमारे पास स्टाफ के बारे में डिटेल नहीं है। अगरचे उसकी कंपनी कामयाब हो रही है, शायद वो सारे पैसे खुद रख लेता हो, उनको तनख्वाह पूरी ना देता हो, वो उससे नाराज़ हूँ कि हमें इसने राज़ी नहीं किया। इसमें मतलब स्टाफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ यही है कि उसने 5 स्टार होटल में उनको खाना खिलाया, ट्रीट दी। ये इससे ये साबित होता है कि वो अमीर शख्स है। पहला ऑप्शन मोस्ट सूटेबल है। थर्ड वाला फिर पढ़ते हैं। अहमद कंपनी ने 2017 में भी अच्छा परफॉर्म किया होगा, लेकिन उसकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो पैराग्राफ में मेंशन है 2018 में। तो हमने इसके मुताबिक जो बेस्ट हमारे पास बन रही है वो पहला ऑप्शन है, अहमद इज़ रिच। आगे चलते हैं। आगे वो कह रहे हैं लेटर्स और सिंबल सीरीज़, यानी कुछ लेटर्स और तस्वीरें वगैरह बनाई होंगी, निशान वगैरह, उनकी एक सीरीज़ बनी होगी। आपने उस सीरीज़ के मुताबिक जिस तरह पैटर्न चल रहा है ना, उसी पैटर्न के मुताबिक जो मिसिंग सीरीज़ होगी उसको फिल करना है। ये उन्होंने, ये देखो सैम्पल क्वेश्चन में उन्होंने ये सीरीज़ बनाई है। सवाल देखो, पहले में है ई, एम और ई। ये देखो ई दरमियान में आ रहा है एम, इस एम पे नज़र रखो, और अगले में उन्होंने 3 एम इकट्ठे लिख दिए हैं। यानी ये जो दरमियान वाला आ रहा था वो आगे में 3 दफ़ा आ रहा है। इसी तरह अब आगे दोबारा देखो, ई डब्ल्यू ई, अब दरमियान में क्या आ रहा है डब्ल्यू। अब आगे वाला है डब्ल्यू डैश डब्ल्यू। अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, पहले दरमियान में एम आ रहा था तो आगे 3 एम आ गए। अब दरमियान में डब्ल्यू आ रहा है तो आगे 3 डब्ल्यू आ जाने चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन बनता है वो ये 3 वाला बनता है। आगे हमारे पास है लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल रीजनिंग इज़ अ टाइप ऑफ थिंकिंग इन विच स्टेटमेंट एंड रिलेशंस बिटवीन द स्टेटमेंट्स आर यूज्ड। कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, उनके दरमियान आपने ताल्लुक़ को मिलाना है आपस में और अपना जो जवाब है ना निकालने की कोशिश करनी है, अपनी अक्ल इस्तेमाल करके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आपस में रिलेट करके जवाब निकालना है। ये सैम्पल क्वेश्चन है, इसमें एक मिस्टेक भी है लेकिन चलो पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, 6 आदमी हैं। वो उन्होंने ये लिख दिया GJBETNZ। उनके प्रोफेशंस बता रहा है, टीचर है, एक राइटर है, एक एक्टर है, सिंगर है, डांसर है और लॉयर है। लेकिन नॉट रिस्पेक्टिवली, यानी ये तरतीब से ये सारे नहीं हैं, अलग-अलग हैं, मिक्स हुए हैं। अब हमने ढूंढना है कि कौन लॉयर है, कौन टीचर है, ये कुछ वो हमें बता देगा। कह रहा है जी इज़ अ टीचर। अब हमें कंफर्म हो गया कि जी क्या है, जी इज़ अ टीचर। जी क्या है हमारे पास, डांसर, जी इज़ अ डांसर।
अब बी ना तो राइटर है ना ही एक्टर है, यानी बी ना राइटर है ना एक्टर है। बाकी हमारे पास टीचर भी हो गया है और डांसर भी हो गया है। और ई ना तो सिंगर है ना लॉयर है। टी हमारे पास एक्टर है, यानी एक्टर, टी एक्टर है, एक्टर तो यहाँ से निकल गया। अब देखो आगे पढ़ो, जे इज़ अ लॉयर, जे वकील है। अब वो कह रहा है कि फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये इसने सादा सा सवाल पूछा कि हु अमंग द फॉर्मर हैज़ अ प्रोफेशन ऑफ लॉयर। लॉयर तो उसने बता दिया जे ही है, वो तो हम जे लगा देंगे, लेकिन ये सवाल इस तरह नहीं होना। सवाल वो हमसे पूछेगा बी और ई में से कोई एक बताओ कि सिंगर कौन है, या नहीं हाँ इसी तरह बी और ई में से कोई वो पूछेगा। देखो जी उसने बता दिया टीचर है, जी उसने बता दिया डांसर है, ये हमारे पास हो गया कंफर्म। और उसके बाद टी एक्टर हो गया और जे लॉयर हो गया। ये चार तो आप निकाल दो। कौन कौन से टीचर, अभी मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। टीचर, डांसर, एक्टर और लॉयर, ये निकल गए। अब बाकी हमारे पास बच क्या गया है, सिंगर बच गया है, एक्टर बच गया है, और सिंगर बच गया और राइटर, दो बच गए हैं। अब वो कह रहा है बी इज़ नाइदर राइटर नॉर एक्टर। बी राइटर भी नहीं है और एक्टर भी नहीं है। एक्टर तो हमें पता चल गया कि वो क्या है, टी है। अब राइटर बी नहीं है, तो फिर बी क्या हो सकता है। दो हमारे पास बचे थे, राइटर और सिंगर, तो बी होगा हमारे पास, बी जो है वो क्या होगा, ये होगा सिंगर। और उसके बाद वो कह रहा है कि ई ना तो सिंगर है ना ही लॉयर है। अब हमें पता चल गया कि सिंगर भी हमने निकाला हुआ है, सिंगर तो हमने बी निकाल लिया, और लॉयर जो है वो हमारे पास जे आ गया है। बाकी हमारे पास बच क्या गया है, सिर्फ एक बच गया है, वो क्या है, राइटर। ये राइटर बच गया था ना। अब देखो जी क्या था, टीचर, जे क्या है, लॉयर, बी क्या है, सिंगर, ई क्या है, राइटर, टी क्या है, एक्टर, और जी क्या है, डांसर। सारे हो गए कंप्लीट। इस तरह सवाल ये होना था, बी और ई में से कोई एक उसने पूछना था। जे वाला तो उसने सिंपल ही पूछा, लॉयर वो तो उसने ख़ुद बताया हुआ कि जे ही है। तो ये था आपका लॉजिकल डिडक्शन। उसके बाद अगला है लॉजिकल प्रॉब्लम, यानी इसमें पजल्स देंगे आपको, आपने उनको सॉल्व करना है। मुख्तलिफ़ तरीके हैं, सवाल का मकसद एक ही है, आपने सवाल पढ़ के अपनी जो है ना नॉलेज, क्या नाम है, इंटेलिजेंस आपने अपनी यूज़ करनी है थोड़ी सी। और उसको कुछ सीरीज़ में पूछ रहे होंगे, कुछ आपसे पजल्स पूछ रहे होंगे, कुछ आपसे स्टेटमेंट पैराग्राफ दे के उसकी स्टेटमेंट का आंसर पूछ रहे होंगे। तो इसी तरह अब वो कह रहा है एक लुलैबी इज़ अ सॉन्ग, ये एक सॉन्ग की किस्म है, अक्सर बच्चों को सुनाई जाती है। जब आप गूगल करोगे ना इसकी डिटेल आ जाएगी, ज़्यादा डिटेल पढ़ना, हमने सवाल हल करना है, डिटेल ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। नो सॉन्ग इज़ अ प्रोज। अब ये तीन मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं। अलुलैबी इज़ अ सॉन्ग, यानी वो जो नाम लिखा हुआ है वो एक गाने की किस्म है। कोई भी गाना प्रोज़ नहीं है। प्रोज़ वो होती है जो हम फॉर्मल हम बोलते हैं, जैसे उर्दू में एक तहरीर होती है ना आम नसर, और एक होती है आपके पास नज़म या गज़ल जिसमें शायरी होती है। इसी तरह प्रोज़ जो होती है वो फॉर्मल राइटिंग होती है। इंग्लिश में एक होती है पोइट्री, जिसमें हम इंग्लिश पोइट्री करते हैं, पोइम्स वगैरह होती हैं जिसमें। प्रोज़ जो हम नॉर्मल आपस में बात करते हैं, जो बुक्स में नॉर्मल आर्टिकल्स नॉवेल्स वगैरह होते हैं, वो प्रोज़ होती है। वो कह रहा कोई भी गाना प्रोज़ नहीं होता। सारी बात है, वो एक रिदम के फॉर्म में होता है, एक लिरिक्स होते हैं उसमें, सिंपल वो ना फॉर्मल बात नहीं होती सॉन्ग में। आगे वो कह रहा है कि सम प्रोजेज आर एपिक्स। एपिक्स होती हैं शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं जिसमें आप हिस्टोरिक जो आपके पास हीरोज़ होते हैं उनके बारे में कुछ लिखते हो। तो वो कह रहा है कुछ प्रोजेज जो हैं, कुछ तहरीरें जो हैं वो आपके पास एपिक्स हो जाती हैं। अब वो कह रहा है इन तीन स्टेटमेंट्स को देख के आपने इनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सम प्रोजेज और सॉन्ग्स बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ लिया कि नो सॉन्ग इज़ प्रोज। कोई भी सॉन्ग प्रोज नहीं होगा क्योंकि वो एक लिरिक्स की फॉर्म में होता है। वो पोइट्री में तो आ सकता है लेकिन प्रोज में नहीं आ सकता। तो नो सम प्रोजेज और सॉन्ग्स ये गलत है। प्रोजेज एपिक्स हैं, सॉन्ग्स नहीं है। सम एपिक्स आर लुलैबीज़, बिल्कुल नहीं। सम एपिक्स तो वो शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, लुलैबीज़ तो सॉन्ग की किस्म है। थर्ड ऑप्शन सीधा सीधा उसने बता दिया, सम सॉन्ग्स आर लुलैबीज़, क्योंकि लुलैबी उसने पहले बताया था इज़ अ सॉन्ग। तो सम सॉन्ग्स, कुछ सॉन्ग्स, इतने ज़्यादा सॉन्ग्स होते हैं, उसकी कितनी किस्में होती हैं, उनमें से एक किस्म जो है वो लुलैबी भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये ऑप्शन इसका जो है टिक।
आगे वो कह रहा है कोर्स ऑफ एक्शन, यानी आपके पास एक स्टेटमेंट और एक प्रॉब्लम दी होगी, आपने उस प्रॉब्लम को रीड करके उसका हल बताना है कि इस प्रॉब्लम के बाद क्या स्टेप या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए इसको हल करने के लिए। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो ये है कि पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज़ टेरिबली पुअर। एक रियासत है किसी भी मुल्क की, उसकी स्टेट उसकी जो एक्स रियासत मुल्क की है उसमें पावर सप्लाई बहुत कम है। तो कह रहा अब हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। वापडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट, बिजली चोरी के खिलाफ वापडा को एक्शन लेना चाहिए, या गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ओनली वन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, ओनली टू इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, एक या दो में से कोई भी अप्रोप्रिएट है, या डी कह रहा है एक या दो दोनों अप्रोप्रिएट नहीं है, और लास्ट ऑप्शन है बोथ वन एंड टू आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट का मतलब यही है कि कोई एक, तो बोथ तो हो नहीं सकते और नाइदर भी नहीं हो सकता, इन दो में से हमने एक सिलेक्ट करना है। डी और ई भी निकल गया और सी भी निकल गया, क्योंकि इधर वन और टू नहीं है। ए और बी ऑप्शंस में उन्होंने हमें बता दिया इन दोनों में से एक सिलेक्ट करो, तो ए और बी हमारे पास बच गया है। अब देखो पावर सप्लाई कम है, इसमें बिजली चोरी का जिक्र नहीं आया। पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज़ टेरिबली पुअर, पावर सप्लाई कम है, सप्लाई ही कम है, तो गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर, उसको पावर ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। तो ओनली टू मेरे ख्याल में इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। बिजली चोरी का जिक्र होता तो फिर जो है ना वो हम ए ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अगला आपके पास है कॉज एंड इफ़ेक्ट। कोई भी आपके पास स्टेटमेंट होगी, वो स्टेटमेंट आपकी कॉज होगी और एक और स्टेटमेंट होगी वो उसका इफ़ेक्ट होगी, यानी एक चीज़ जो है वो वजह बन रही होगी दूसरी चीज़ की, दूसरी चीज़ उस वजह की जो है ना वो इफ़ेक्ट असर होगा। स्टेटमेंट्स उसने दो दिए हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ द एवरेज इनकम ग्रुप हैज़ बीन राइजिंग सिंस द लास्ट 2 years, यानी मुतवसत तबका जो है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहन सहन का तरीका जो है स्टैंडर्ड पिछले 2 साल से बढ़ रहा है। एक ये स्टेटमेंट है। एक वो कह रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ग्रोथ शो कर रही है, अच्छी खासी ग्रोथ शो कर रही है। अब ये दो स्टेटमेंट्स हैं। अब देखो पहली स्टेटमेंट तो इफ़ेक्ट है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि लोगों की जो है वो आम बंदे की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है तो किसी न किसी वजह से बढ़ रही है ना, ये खुद वजह नहीं है बल्कि किसी चीज़ की वजह से ये इफ़ेक्ट शो हो रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है। अब इसमें से आपने जो गलत है ना उनको निकालते जाना है ताकि हमारे पास एंड पे आसानी हो जाए, एक या दो ऑप्शन बचे। पहला वो कह रहा है स्टेटमेंट वन इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट टू इज़ द इफ़ेक्ट। नहीं, कॉज नहीं है स्टेटमेंट वन, हमने पढ़ लिया कि स्टेटमेंट वन जो है वो इफ़ेक्ट ही है किसी न किसी चीज़ का। दूसरी स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि स्टेटमेंट टू, दूसरे ऑप्शन में स्टेटमेंट टू इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट वन इज़ इट्स इफ़ेक्ट। अब ये हो सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ रही है, इस वजह से लोगों की जो है वो ज़िंदगी बेहतर हो रही है, ये हो सकता है। पहला जो स्टेटमेंट टू है वो कॉज हो सकती है और स्टेटमेंट वन उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन आगे ऑप्शंस पढ़ते हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स वन एंड टू आर इंडिपेंडेंट कॉजेज़। नहीं, अलग-अलग कॉजेज़ तो हमने पढ़ लिया ना, स्टेटमेंट वन कॉज है ही नहीं, तो यहाँ से तो ये ऑप्शन गलत हो गया। स्टेटमेंट वन है ही इफ़ेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट्स वन एंड टू आर इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज़। नहीं, अलग-अलग कॉज नहीं है। देखो दोनों चीज़ें आपस में मिल रही हैं ना। स्टेटमेंट आपने पढ़ी, आपको पढ़ते ही ऑप्शंस पढ़े बगैर आपको समझ आ गई ये एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है बात। जब इंटरलिंक्ड हैं तो इंडिपेंडेंट कॉजेज़ नहीं हो सकती, इन दोनों की कॉमन कॉज हो सकती है लेकिन अलग-अलग इनकी वजह नहीं हो सकती। जब इकॉनमी बढ़ेगी किसी वजह से तो ही लोगों को जो है वो रोज़गार मिलेगा, लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी, तो ये आपस में लिंक्ड हैं, इनकी कोई कॉमन कॉज हो सकती है, इंडिपेंडेंट कॉज नहीं है, अलग-अलग नहीं है। तो ये भी हम निगलेक्ट कर देते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया, बी और डी, बी और ई ऑप्शन बच गया। ई ऑप्शन वो कह रहा है बोथ द स्टेटमेंट्स वन एंड टू आर इफ़ेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। अब देखो डी और ई दोनों अपनी जगह पे सही लग रही हैं कि स्टेटमेंट टू वजह हो सकती है स्टेटमेंट वन की, कि पाकिस्तान की इकॉनमी जब ग्रोथ शो करेगी तभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इम्प्रूव होगा, ये भी ठीक है। और ई ऑप्शन भी ठीक है क्योंकि इकॉनमी जब ग्रो करेगी तो उसके लिए भी कोई ना कोई वजह चाहिए ना, बैठे बैठे तो इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही, उसकी भी कोई ना कोई कॉज होगी। तो उसकी कॉज, अब देखो हमारी एक्सपोर्ट्स जैसे जैसे बढ़ेंगी, हमारे मुल्क में जितनी ज़्यादा इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट करेंगे, जितनी हमारी टूरिज़म इंक्रीज़ होगी, जितनी हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो कम होंगी, इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिलाकर, मुख्तलिफ़ कॉजेज़ को मिलाकर जो है हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी ना। तो इकॉनमी की ग्रो करना भी एक किस्म का इफ़ेक्ट ही है मुख्तलिफ़ कॉजेज़ का। और
द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ एवरेज इनकम जब बढ़ेगी, ये है इसका इफेक्ट इकॉनमी के बढ़ने का। अब ये दोनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ना वो ई ऑप्शन इसलिए है क्योंकि इकॉनमी के बढ़ने के लिए भी कॉज चाहिए, और वो जब वो सारी कॉज मिलेंगी तभी ये इफेक्ट पैदा होगा कि इकॉनमी बढ़ेगी, और इकॉनमी बढ़ेगी तो खुद ब खुद लोगों की जो है ना वो लिविंग इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो इसका जो है ना ई ऑप्शन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है।